उम्मीद है कि आप लोग सारे एलिमेंट का फिज़िकल मीनिंग समझ रहे होंगे कि वो इस सर्किट में क्यों लाए गए हैं। लास्ट लेसन में हम लोगों ने यही देखा था। ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इसे मैं R1 नाम दे रहा हूँ, इसे X1 नाम दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह इसे R2 नाम दे रहा हूँ, इसे X2 नाम दे रहा हूँ, इसे R0 नाम दे रहा हूँ और इसे XM नाम दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि ये एलिमेंट R1 प्राइमरी साइड के वाइंडिंग के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को बताता है। उसी तरह R2 सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को बताता है। X1 प्राइमरी साइड में होने वाले लीकेज फ्लक्स के लिए हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है और X2 सेकेंडरी साइड वाले लीकेज फ्लक्स के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। XM मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए है, एक ऐसा कंपोनेंट ये कंपोनेंट हमें ये बताता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा जो फ्लक्स का कॉज बनेगा। और R0 कोर के अंदर होने वाले इलेक्ट्रिकल लॉसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये पैरेलल में क्यों है और रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए, ये सारी बातें हमने चर्चा कर रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे के कुछ एक लेक्चर जाके देख लीजिए। और ये एक ट्रांसफार्मर है जो आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम कुछ इसमें अप्रॉक्सीमेशन करना चाह रहे हैं ताकि हर एक बार हमें इतना बड़ा सर्किट ना बनाना पड़े। तो अप्रॉक्सीमेशन करने से के पहले हम थोड़ा एक रेफरिंग कर लेते हैं, सर्किट एलिमेंट का रेफरिंग कर लेते हैं। और चूंकि इधर ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए इस एलिमेंट को उठा के प्राइमरी साइड ले आते हैं। आप उधर भी ले जा सकते हैं, लास्ट में हम लोग रेफर करना बढ़िया से सीख लेंगे। R2 X1 हमने क्या किया, इस एलिमेंट को प्राइमरी साइड में रेफ़र कर दिया। तो रेफ़र करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा उसे हमने R2 डैश नाम दिया और इसे मैंने X2 डैश नाम दिया। ये पहले से R1 है और ये X1 है। ठीक उसी तरह ये पहले से R0 है और ये XM है। यहाँ R2 डैश का वैल्यू क्या होगा? R2 डैश का वैल्यू क्या होगा? R2 डैश इज़ नथिंग, इट इज़ रेफर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इनटू प्राइमरी साइड। और इसका वैल्यू जो होगा वो R2 डिवाइडेड बाई N2 अपॉन N1 का स्क्वायर होगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ठीक उसी तरह X2 डैश के लिए हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। N2 क्या है? इसका नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी साइड का और प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो R2 डैश को हम इस तरह लिख सकते हैं और ये वैल्यू इधर हम रख सकते हैं। हमने वही किया और ऐसा ही हमने X2 डैश के साथ किया है। X2 डैश इज इक्वल टू X2 N2 बाई N1 स्क्वायर। अब और ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। अगर आपको लोड को भी ट्रांसफ़र करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं। हम अभी लोड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमें सेकेंडरी से प्राइमरी करें या प्राइमरी सेकेंडरी करें। जब इधर से इधर करेंगे तो इन सारे एलिमेंट को उधर ले जाना होगा, लोड को नहीं ले जाना होगा। तो लोड को हम लास्ट में कंसीडर कर लेंगे हमें किस साइड रखना है। तभी मैं लोड छोड़ के बातें कर रहा हूँ, मतलब चूँकि हम ट्रांसफार्मर के सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हमें लोड को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट जब फाइनल स्टेज आएगा तो हम लोड को उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये एक सर्किट हुआ। ये भी एक एग्जैक्ट सर्किट है। ठीक है ना, इस सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी
रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ठीक है ना, बस मैंने ये वर्ड जोड़ दिया कि सारा कुछ प्राइमरी साइड में रेफर्ड हो गया, एग्जैक्ट ही है, मैंने अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, ये एग्जैक्ट सर्किट ही है। ये भी एग्जैक्ट सर्किट था और ये भी एग्जैक्ट सर्किट है, और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट सर्किट है। अब हम देख रहे होंगे कि ये R1 ये R2, लेकिन ये दोनों सीरीज में नहीं है, एग्जैक्ट सीरीज में नहीं है, क्योंकि दोनों में सिमिलर करंट, अगर आप करंट की बात करेंगे तो इधर से करंट I1 बहा, ये I0 हुआ, और ये करंट I1 माइनस I0 होगा, है ना, ये वाला करंट। तो चूंकि ये दोनों करंट सेम नहीं है, इसलिए इसे हम सीरीज में काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज में हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए, है ना, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं अब आपको एक लॉजिक देना ये चाह रहा हूँ कि हम इस एलिमेंट को उठा के यहाँ रख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप वोल्टेज के बारे में कंसीडर करेंगे किसी इंस्टेंट पे, तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, AC है, लेकिन मैं अभी चूँकि किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ, ये V1 है और ये E1 है। आप यहाँ देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये किसी इंस्टेंट पे V1 वोल्टेज है और ये किसी इंस्टेंट पे E1 वोल्टेज है, और ये E2 है, और इसे मैं I2 नाम दे रहा हूँ। और जब आप इसे रेफर करेंगे तो ये I2 डैश होगा, है ना, ये I0, ये I0 और ये I1। तो ये एग्जैक्टली वही है, ये वाला करंट जो है I1 माइनस I0 इज़ I2 डैश। तो मैं अभी आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैं इस एलिमेंट को उठा के सबसे किनारे ला सकता हूँ, प्राइमरी साइड, मतलब इन दोनों को, इसको उठा के मैं यहाँ ला सकता हूँ। ऐसा क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बोले तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? यही है, E1 ही है ना। तो ये वोल्टेज लगभग बराबर है, ये दोनों वोल्टेज लगभग बराबर है, बहुत कम का अंतर है। पॉइंट 1 क्या है? V1 इज दिस। ऐसा क्यों? असल में मैं इसे सिंबल बढ़िया, ऐसा क्यों? क्योंकि R1 और X1 बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, मतलब R1 एंड X1 इज वेरी स्मॉल। आप जानते भी होंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में ये 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बहुत थोड़ा सा अमाउंट, सर कॉपर का मान लीजिए बाइंडिंग बना हुआ, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? एक बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो चूँकि ये बहुत कम है, इसलिए वोल्टेज बराबर, लगभग बराबर होते हैं। और जब लगभग बराबर होते हैं तो इसमें बहने वाला करंट, अगर मैं इसे उठा के यहाँ कर दूँ तो इसमें बहने वाले करंट पे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अभी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? E1। I0 को कौन डिसाइड करेगा? E1। और जब मैं इसे उठा के यहाँ कर दूँ तब I0 को कौन डिसाइड करेगा? V1। और चूंकि दोनों सेम हैं, लगभग सेम है, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो मैं ये कहूँ कि मैं इस सर्किट को उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ। ये R0 और ये X। अभी जो ये करंट है ये एग्जैक्टली I0 नहीं होगा, लेकिन I0 के जैसा ही कुछ होगा। अभी ये I0 है और ये ये I1 है, और अगर ये I0 है तो ये I1 माइनस I0 है। ठीक है, तो मैं ऐसा इस आधार पे इस तरह कर सकता हूँ। I0 में बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट सर्किट के रूप में इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा, ये एलिमेंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह के सर्किट को हम अप्रॉक्सीमेट सर्किट बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या खूबी मिलेगी? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट इसे मैं बोल दे रहा हूँ, या शंट कंपोनेंट, शंट एलिमेंट्स shunt element can be placed near to supply terminal। मैं सप्लाई टर्मिनल्स के नज़दीक इसे ला सकता हूँ। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, और इस तरह हमारा सर्किट क्या बन जाएगा? इस तरह हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। आप यहाँ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सोच के रखे रहिए। R2 डैश
आइडियल ट्रांसफार्मर सोच के रखे। मेरा सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा और इसे मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है। एक बात, ऐसा करने से इसमें बहने वाले करंट पे भी कुछ असर पड़ेगा, है ना। पहले यहाँ I1 बह रहा था, अब I1 माइनस I0 बह रहा है। मतलब आपने जब इसे बराबर मान के एक अप्रॉक्सीमेशन किया कि मैं पैरेलल वाले सर्किट कंपोनेंट को सोर्स के नज़दीक ला सकता हूँ, मैं ऐसा कर दिया। लेकिन आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि एक एरर और आ रहा है। क्या आ रहा है? शुरू में जब मैंने अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया था तो R1 और X1 में कौन सा करंट बह रहा था? I1। और जब मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया तो R1 और X1 में कौन सा करंट बह रहा है? I1 माइनस I0। चलिए इस बात को नोट करते हैं। I1 माइनस I0 इज़ लगभग बराबर है I1 के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिंस I0 इज़ 2 to 3% ऑफ, बहुत ज़्यादा तो 5% I1। I1 का ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है। मान लीजिए I1 100 एम्पियर है तो I0 2 एम्पियर होगा। तो पहले इसमें 100 एम्पियर बह रहा था, अभी 98 एम्पियर बह रहा है, तो खासा अंतर नहीं पड़ा, मात्र 2 से 3% होता है इस I1 का। I0 बहुत स्मॉल करंट है, तो इस कारण यहाँ भी कोई बड़ा इधर नहीं आएगा। देखिए मैं एरर आएगा, ऐसा बात नहीं, एरर आएगा, ऐसा करने से एरर आएगा। अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, लगभग की बात कर रहा हूँ। एरर आएगा, यहाँ भी एरर आएगा और यहाँ भी एरर आएगा, लेकिन दोनों एरर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही स्मॉल एरर आएगा। अब ऐसा करने से क्या हो गया? ये दोनों सीरीज में हो गए, दोनों में सेम करंट बह रहा है, इसलिए सीरीज में हो गए। तो इस सर्किट को मैं इस तरह डिनोट कर दे रहा हूँ। और इसे लिख दे रहा हूँ RE1 और इसे लिख दे रहा हूँ XE1। अब आप पूछेंगे सर आपने इसे RE1 का मतलब क्या है? तो अभी बता रहा हूँ मैं। जहाँ RE1 का मतलब है R1 प्लस R2 डैश, और R2 डैश क्या था? R1 प्लस R2 बाई N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। ये रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस, दोनों जुड़ के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। और अगर आप सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे तो RE2। अगर मैंने सारे कंपोनेंट को दूसरे साइड रेफर कर दिया रहता तो मैं लिखता RE2। रेफर वैल्यू के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी RE1 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इस दोनों को एक साथ कर दिया है। और ठीक इसी तरह XE1 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश, जहाँ X2 डैश क्या है? X2 डिवाइडेड बाई N2 अपॉन N1 स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास एक छोटा सा सर्किट आ गया। उस बड़े थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन मैंने किया और एक बहुत ही छोटा सा सर्किट आ गया मेरे पास। अब इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन मैं और कर सकता हूँ, इस सारे ब्रांच को ही नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। पावर सिस्टम में क्या होता है, जहाँ बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ये इस ब्रांच को मैं ओमिट कर सकता हूँ। तो उस केस में हमारा सर्किट जो बनेगा इन पावर सिस्टम, बहुत जहाँ ट्रांसफार्मर बहुत बड़े कैपेसिटी वाले हो, वहाँ मैं एक अप्रॉक्सीमेशन और कर सकता हूँ। क्या? शंट कंपोनेंट्स में बी ओमिटेड। मैं सारे को डिलीट कर सकता हूँ वहाँ से। तो अपना इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा? बस इस तरह, है ना। एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह आ जाएगा, जिसे मैं RE1 नाम दे दूं और XE1 नाम दे दूं। और अगर मैं ZE1 की बात करूं तो ZE1 मैं लिख सकता हूं XE1 प्लस JXE1।
पावर ट्रांसफार्मर में एक काम मैं और कर सकता हूँ। RE1 बहुत ही स्मॉल होता है, RE1 इज़ वेरी वेरी लेस दैन XE1 पावर ट्रांसफार्मर के केस में। तो एक अप्रॉक्सीमेशन मैं और तो इसके आधार पे एक अप्रॉक्सीमेशन मैं और कर सकता हूँ। ओहो, दैट्स इट। ये मेरा ट्रांसफार्मर का पावर सिस्टम जब हम डील करेंगे तो मेरे ट्रांसफार्मर में बस R नहीं रहेगा, सिर्फ X रहेगा, इंडक्टेंस वाला कंपोनेंट। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। तो देखा आपने कि मैंने एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन लिया। पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या था कि V1 और E1 लगभग बराबर होते हैं किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के चलते, इसलिए सारे शंट कंपोनेंट को मैं सप्लाई के नज़दीक भी ला दूँ, एक किनारे ला दूँ, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और ऐसा करने से मैं इस तरह के रेजिस्टेंस को सीरीज में कंसीडर कर सकता हूँ, और सीरीज में कंसीडर करने से एक इस तरह का सर्किट बनेगा। और इस सर्किट में भी अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूँ तो शंट कंपोनेंट तो हट ही सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हट सकता है, और आपका अप्रॉक्सीमेट सर्किट ये हो सकता है। आप यहाँ पहले से सोच के रखें कि इसके आगे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, ये इस तरह का सर्किट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये रही बात सर्किट ट्रांसफार्मर के सर्किट अप्रॉक्सीमेशन की। थैंक यू।